अपन ने रेफरेंस फ्रेम की बात कर ली थी। रेफरेंस फ्रेम समझ में आ गया था? क्या समझ में आ गया था कि मोशन बताने के लिए बिना रेफरेंस फ्रेम के हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट और बच गया था कि जैसे मोशन जो है वो क्या है, ये हमने समझ लिया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय के साथ अगर बदलेगा तो वो मोशन में कहलाएगा। ये इसकी कल बात कर ली थी। अब तुम बताओ कि हमारा जो मोशन देखने का तरीका है, अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज अगर बहुत तेज निकलेगी तो क्या हम उसको देख सकते हैं? देख सकते हैं। बहुत तेज जो चीजें चलती हैं, जैसे कि अगर तुमने वो जो टीवी पे रेस आती है वो देखी हो, तो चल बहुत तेज निकलती तो दिख जाती है। पर तुम सोच के बताओ कि क्या कोई चीज अगर बहुत धीरे चल रही है तो क्या हम उसको समझ पाते हैं कि ये बहुत धीरे चल रही है? मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारा नाखून मोशन में है कि नहीं है? सोच के देखो, किस किस को लगता है, किस किस को लगता नहीं है? अबे किसी में तो हाथ उठा लो, जो नहीं उठा रहा दोनों में है। हाँ, तो मोशन में है कि नहीं है? हमारा नाखून मोशन में है। देखो मोशन के बारे में हमने क्या बोला कि समय के साथ अपनी क्या बदलना चाहिए, पोजीशन। अब ये जो नाखून है, मान लो आज मैं काट लेता हूं तो 2 हफ्ते बाद क्या ये बढ़ जाएगा? तो इसने समय के साथ डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं किया है? तो मोशन में हुआ कि नहीं हुआ? पर क्या इसका मोशन हमको दिख रहा है? क्योंकि बहुत घड़ी सबने देखी होगी, घड़ी में 3 सुई होती है, सेकंड वाली, मिनट वाली और। अब तुम बताओ कि सेकंड वाली जो होती है वो तेज चलती है तो दिखती है, मिनट वाली थोड़ी धीरे चलती है, पर अगर तुम उसको लगातार देखोगे तो तुमको दिख जाएगा कि हाँ थोड़ी बहुत हिल गई। बट घंटे वाली सुई, क्या वो हिलती है कि नहीं हिलती? हिलती है ना, तभी तो 4 से 5 बज जाते हैं, 5 से 6 बज जाते हैं। पर उसका मोशन कैसा है? बहुत। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है हमको कि जो बहुत स्लो मोशन होता है उसको हम समझ नहीं पाते। ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन से पहले कुछ कुछ बातें हैं वो अपन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले एक बात और समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट सबको दिख रहा है बोर्ड पे, इस पॉइंट की कितनी लंबाई है कोई बता सकता है? क्योंकि पॉइंट की कोई लंबाई, इसकी कितनी चौड़ाई है कोई बता सकता है? लंबाई माने लेंथ, चौड़ाई माने ब्रेड्थ, इसकी कोई हाइट है क्या? समझ में आ रहा सबको मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट होता है वो कैसा होता है? नो डायमेंशन। डायमेंशन समझते हो कि ना, इसमें डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब चीजों को डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? नो डायमेंशन, या फिर क्या बोल सकते हैं? जीरो। अब इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ के खींच दूंगा तो क्या बन जाएगा? जैसे ही एक लाइन बनेगी, ये लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन के पास क्या आ चुका है? क्या इस लाइन के पास कोई चौड़ाई है? क्या कोई ऊंचाई है? सिर्फ और सिर्फ। तो मैं बोलूंगा कि इस पे क्या आ चुकी है? एक लेंथ। तो ये कितने डायमेंशन हो गया? कितने डायमेंशन हो गया? अपन पिक्चर देखने जाते हैं, बोलते हैं 3D पिक्चर लगी है, 3D पिक्चर लगी है। उसका मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ, ये काम आएगा भी वो मैं समझा रहा हूँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 0 डायमेंशन क्या हो गया? 1 डायमेंशन क्या हो गया? अब इस वाली लाइन को पकड़ के ऐसे खींच दूंगा, जैसे अपन शटर खोलते हैं दुकान का, अगर ऐसे इसको खींच दूंगा तो क्या बन जाएगी? एक सरफेस, एक प्लेन, क्या कुछ तुम्हारे पेपर की जैसी बन जाएगी इस तरीके से। ये अगर मैं इस लाइन को पकड़ के खींच दूंगा तो एक ये सरफेस बनेगी कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे क्या आ चुका है? देखो लेंथ तो पहले से ही थी, अब क्या आ गई है? एक चौड़ाई आ गई है कि नहीं आ गई? बोलो आया ना? तो ये कितना हो गया है? 2 डायमेंशन। क्या हो गया? अब इसको पकड़ के मैं बाहर की तरफ खींच दूं, इसको पकड़ के, तो एक बॉक्स बन जाएगा, और उस बॉक्स के पास क्या आ जाएगा? लेंथ और ब्रेड्थ तो इस पे भी है, उस पे क्या आ जाएगी? एक। तो उस वाले को क्या बोलते हैं बेटा? इस तरीके से तुमने बनाए होंगे फिगर, इस पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों है, तो ये क्या हो गया बेटा? अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ समझाता हूँ। देखो अपने चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं।
अपने चैप्टर में हम जो मोशन पढ़ेंगे, अच्छा तुम मोशन के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो या पहले पढ़ चुके हो? पहली बार पढ़ रहे हो। तो अब तुम बताओ कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग से करनी चाहिए कि पहली बार में ही तुमको ऊपर पहुंचा दूं? अब स्टार्टिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए। तुम लोगों ने कभी कोई गेम खेला है? खेला होगा, पबजी, फ्री फायर, कोई सा भी खेला होगा। खेला है? किस किसने पबजी खेला है? फ्री फायर किस किसने खेला है? ठीक है, और कोई सा भी गेम खेला हो। तो जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो शुरुआत में कैसा लेवल आता है? बहुत सिंपल आता है। अगर पबजी खेला है या फ्री फायर खेला है तो जो सामने वाले बंदे आते हैं वो कैसे आते हैं? बिल्कुल बॉट आते हैं कि नहीं आते? क्यों आते हैं वो सोच के देखो। अगर पहली बार में तुम्हारे सामने बहुत अच्छा खिलाड़ी आ जाएगा तो वो तो तुमको दाएं बाएं करके और सूसा करके मार के चले जाएगा। तुम बोलोगे ये क्या गेम है, मैं उतरता हूँ उसी समय मर जाता हूँ, मैं नहीं खेल रहा। बात सही है गलत है? तो शुरुआत हमेशा कैसी होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए। तो अब मेरे को बताओ कि दुनिया में कितने तरीके के मोशन है? ये पंखा घूम रहा है, ये भी मोशन कर रहा है। मैं चल रहा हूं, मैं भी मोशन कर रहा हूं। अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो ये भी मोशन करेगा। अब दुनिया में ज्यादातर जो मोशन है, तुमको अपने आसपास की दुनिया में जितने भी मोशन दिख रहे हैं वो आसान है कि कठिन है? कुछ आसान है और ज्यादातर कैसे हैं? कठिन है। सोच के देखो तुम, ज्यादातर मोशन कैसा है? तो हम शुरुआत किससे करेंगे? सिंपल से। अब यहाँ पे तो कोई डायमेंशन ही नहीं है तो इसको तो पढ़ ही नहीं सकते। तो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट। और इसको दूसरी तरीके से भी क्या बोल सकते हैं? 1D मोशन। क्या पढ़ने वाले हम? तुम देखो, ये जो पहले पेज में तुम्हारे चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, उसमें देखना क्या लिखा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। दिख गया? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दिख गया? समझ में आ रहा है? तो हम क्या नहीं पढ़ेंगे? अगर हम स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ रहे हैं तो हम क्या नहीं पढ़ेंगे? हम इस तरीके का मोशन 9th में नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके का मोशन 9th में। ये कब आएगा? 11th क्लास में। 10th में नहीं, कब आएगा? अब तुम सोचो, कोई बच्चा जो है वो 9th क्लास में इसको नहीं समझ रहा है तो क्या वो आगे चल के इनको समझ पाएगा? और ये 11th में आते हैं, मैं 11th कर चुका हूं, मेरी बात का भरोसा कर लो। तो 9th की जो पढ़ाई है वो अगर आगे काम आएगी तो अभी हमको अच्छे से करनी चाहिए कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं तुमको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मोशन कैसा होगा? सिंपल होगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, अगर मैं सीधे सीधे चलूंगा तो मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहा हूं। मैं सीधे सीधे चलते में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आगे जा सकता हूं या मैं पीछे जा सकता हूं। क्या मैं ऊपर नीचे जा सकता हूं? क्योंकि फिर तो वो अलग बात हो गई। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इस वाले इसको मान लो ऐसे फेंक दिया, मान लो इसको मैंने फेंका तो ये ऐसे करके आगे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? अगर मैं इसको फेंकूंगा, हम सब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल कैसे जाती है? ऐसे ही जाती है। अगर मैंने इसको ऐसे फेंक दिया तो ये ऐसे जाएगा। अब बताओ ये स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसने लंबाई भी करी है और ऊपर भी गया है। तो ये कौन सा हो गया? सिंपल सी एक बात समझा रहा हूं, नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन मत लेना। 1D कौन सा है वो तो सबको दिख रहा है। 2D कैसा होता है वो मैं समझा रहा हूँ। 3D कैसा होगा कि उसने लंबाई भी कवर करी हो, चौड़ाई भी कवर करी हो और साइड में भी गया हो। जैसे कि मैं ऐसे चल के अगर ऐसे आ गया तो तुम देखो मैं इधर भी गया, इधर भी, और मैं बीच में उचक भी गया। तो क्या हो रहा है? वो मैंने तीनों तरीके से कवर कर लिया। तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले, हम इसको भी नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ ये पढ़ने वाले। समझ में आया? इसके बाद हम चैप्टर के एंड में तुम देखो सर्कुलर मोशन है वो भी पढ़ेंगे, और उसको अभी छोड़ दो। समझ में आ गई? तो वो वाली लाइन पढ़ लो, वो वाला पैराग्राफ पढ़ लो जो अभी मैंने बताया था तुमको। पढ़ लिया? क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताब में लिखा हुआ है? तो घर पे जाके किताब सब पढ़ना जरूरी है। ये तो बिल्कुल एक बेसिक नियम होना चाहिए कि जो हमारी किताब में लिखा है वो हमको पता होना चाहिए। किसी ने मैथ की पढ़ी, घर पे जाके नहीं पढ़ी तो मैथ की भी पढ़ लेना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते। आगे एक्टिविटी लिखी है। एक्टिविटी जो है, पहली एक्टिविटी में क्या बोल रहा है वो डिस्कस करो कि तुम्हारी क्लास की जो दीवारें हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है? किस किस को लगता है रेस्ट में है? किस किस को लगता मोशन में है? सबने जवाब दिया कि ये जो दीवारें हैं वो किस में है। अब तुम सब हो बिल्कुल ही गधे। अब क्यों हो मैं समझाता हूं। मैंने कल ही बोला था कि जब भी मोशन की बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा कि कौन देख रहा है और कहां से देख रहा है। तुम में से किसी ने पूछा
कि सर ये जो दीवार की आप बात कर रहे हो वो कौन देख रहा है और कहां से देख रहा है? तुमने तो मान लिया कि सर आप हमारी बात कर रहे हो। तुमने तो, क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? कल मैंने बोला था ना कि जब भी मोशन की बात होगी तो तुमको पूछना चाहिए कि कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है। तुमने तो मान लिया कि सर आप हमारी ही बात कर रहे हो। मैंने ऐसा बोला कि तुम्हारी बात कर रहा हूं? समझ में आ रहा है? अब फिर से सवाल पूछता हूं, क्या ये रेस्ट में है, क्या ये मोशन में है? कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है? अब अगर हम देख रहे हैं तो हमारे नजरिए से ये कैसी है? बट कोई इंसान मान लो जो अभी मान लो चांद पे है, तो जो इंसान चांद पे है क्या उसके लिए पूरी पृथ्वी मूव करती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? सोच के देखो, क्या पृथ्वी मूव कर रही है? क्या ये दीवार पृथ्वी के अंदर है तो उसको कैसे दिखेगी? मोशन में दिखेगी। तो ये मोशन में है कि रेस्ट में है? तो इसका जवाब तुमको इस चीज से ये सीखना है कि कोई भी चीज मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और समझ में आ रही है मेरी बात? इस एक्टिविटी से क्या समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कोई दिक्कत है किसी को? चल आगे बढ़े। ये ट्रेन वाली जो अगली एक्टिविटी है वो तो अपन कल मैं तुमसे बात कर चुका हूं, पढ़ के देखो एक बार। पढ़ ली? क्या हम इसकी बात कर चुके हैं? तो ऐसा लगता है हमको, कई बार लगता है। उसमें ऐसे देखो बीच में एक लाइन भी लिखी है कि जब हम ट्रेन से या बस से जा रहे होते हैं तो एक्चुअली में तो हम आगे जा रहे हैं पर हमको क्या लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है। ऐसा लगता है? ठीक है, अब अपन अगली एक्टिविटी बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, कल हमने बात करी थी जिसमें तुमने ये समझा था कि मोशन जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। मोशन हमारे जीवन में कितना जरूरी है, क्योंकि हर चीज क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मोशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इंसान जो है, कोई भी इंसान जो है वो क्या चाहता है कि जो भी चीजें उसकी दुनिया में है वो उसके किस में रहे, कंट्रोल में रहे। सोच के देखो, हम हमेशा चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे। जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं और अगर पानी पड़ रहा है तो हम क्या चाहते हैं कि वो ना पड़े। अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि पानी पड़ जाए। इसी तरीके से कोई भी चीज है, जब हम पतंग उड़ा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हवा चल जाए जिससे कि हमारी पतंग उड़ जाए। इस तरीके से छोटी मोटी बातें हैं। तो मोशन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर कोई भी चीज हमारे लिए कब अच्छी रहती है, जब वो हमारे हिसाब से चले। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? जैसे हमारे घर में बिजली आती है तो बिजली अगर ज्यादा आ जाती है तो हमारी टीवी वगैरह फूक जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि सब चीजें किसकी मर्जी से चले, हमारी मर्जी से। हम अगर चाहते हैं तो उस तरीके से चलनी चाहिए। समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, तो मोशन जो है वो अगर हमारी मर्जी से चल रहा है, ये जो पंखा है, अभी हम सब आराम से बैठे हैं क्योंकि ये जो पंखा है वो हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है। अब तुम सोचो ये जो पंखा है वो चलते चलते ऐसे ऐसे होने लग जाए, ऐसे ऐसे होने लग जाए, तो तुम मेरे को देखने की जगह ऊपर ही देखोगे कि कब गिरने वाला है ये। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये अब अपनी इच्छा अनुसार। अब ये लड़की बैठी है, ठीक है, ये लड़की बैठी है, इसके बगल वाली लड़की बैठी है, दोनों शांति से बैठे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पढ़ रहे हैं। अब ये जो बगल वाली लड़की है वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे करने लग जाए, जैसे कि माता नहीं आ जाती किसी को, ऐसे ऐसे करने लग जाए। तो तुम बताओ क्या ये बगल वाली लड़की पढ़ पाएगी या इसी को देखती रहेगी और बोलेगी सर जगह करो मुझे निकलना है? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर उस केस में इसका जो अभी ये बैठी है तो इसको नॉर्मल लग रहा है कि हाँ आराम से बैठी है। अभी अगर ऐसे ऐसे हिलने लगेगी तो इसको क्या लगेगा कि ये तो कुछ भी कर रही है ना? तो अब यहाँ से बच लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये जो मोशन है वो कैसा है? अनकंट्रोल्ड मोशन है, ठीक है। जैसे नदी अगर बह रही है तो नदी अगर अपनी रास्ते पे बह रही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो नदी रास्ते से बाहर आ गई तो क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। तो वो मोशन कैसा हुआ? कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड? तो हमारे लिए दिक्कत हो गई। हवा जो है वो चल रही है, अगर बहुत तेज चलने लगी तो क्या आ जाएगा? तूफान, आंधी तूफान। तो वो हमारे लिए क्या है? तो ये जो अनकंट्रोल्ड मोशन है उसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ये जो पंखा है वो ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं तभी तो वो चल पा रहा है ऐसे। बाइक जो है, हम बाइक चला रहे हैं, हमने ब्रेक लगाया तो वो रुक गई। किसी ने एक ऐसी बाइक बनाई जिसने ब्रेक लगाया तो वो और तेज हो गई, तो क्या होगा उसका? पहली बार ही चला पाएगा, अगली बार तो मिलेगा ही नहीं शायद। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो मोशन है वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फिर उसको कंट्रोल करना भी हमारी जरूरत है। समझ में आई कि नहीं? तो ये एक्टिविटी 3 में क्या लिखा है पढ़ के देख लो एक बार। कुल मिला के बात यह है कि किताब में लिखा हुआ समझना चाहिए। मैं भी वही समझा रहा हूं
और किताब में भी वही लिखा है, तो वो समझना जरूरी है। चलो वही लिखा है, उसमें तुमने एक शब्द का मतलब नहीं पूछा, इरेटिक लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक ये शब्द लिखा है, तुम देखो ना, ये शब्द लिखा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ या ना तो बोलना, दिख रहा है। तो ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इरेगुलर। इरेटिक का मतलब होता है कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो उसको क्या बोल रहे हैं? तो उसमें इरेटिक मोशन लिखा हुआ है ना? तो इरेटिक मोशन का क्या मतलब है कि कभी भी कैसा भी मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब जो मोशन है, मोशन जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि एक थे मुल्ला जी जो ईद में, वो जो कह रहा हूँ मस्जिद में वो जो नमाज पढ़ते हैं उनको मुल्ला जी बोलते। तो मुल्ला जी एक शादी में गए, मुल्ला जी शादी में गए तो उनने क्या किया कि शादी में नान मिल रही थी, मुल्ला जी ने 6 नान पेट में भर ली। अब नान क्या होता है कि खाने के बाद पेट में फूल जाती है, पता है कि नहीं पता? पता है। तो उनने नान खा ली, तब उनके पेट में फूल गई, तो अब वो पेट में से निकले नहीं, उनके पेट में क्या हो गई? कब्जी हो गई। अब मुल्ला जी कोशिश कर रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए निकल जाए निकल जाए। मुल्ला जी ने एंड में परेशान होके अल्लाह से दुआ मांगी, बोली या अल्लाह या तो नान निकाल दे, नहीं तो मेरी जान निकाल दे। इसी तरीके से किसी इंसान को, अच्छा ये तो क्या हुआ, मोशन की बात कर रहा हूँ, सोचना जरा। इसी तरीके से कोई इंसान है, अगर उसको क्या हो जाए, लूज मोशन, उसमें भी मोशन आ रहा है। अब तुम बताओ, क्या जैसे मुल्ला जी परेशान थे वैसे ही लूज मोशन वाला इंसान भी परेशान होगा कि नहीं होगा? है, होगा ना। क्यों? क्योंकि वो भी अनकंट्रोल्ड है, जो चाह रहा है वैसा नहीं हो पा रहा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मोशन हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, चाहे वो चीजों का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। समझे तुम? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आ गई किसकी? डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तुम बताओ, 2 चीजें जरूरी समझी थी अभी हमने। मोशन की डेफिनेशन क्या देखी थी कि चेंज इन पोजीशन विद, तो देखो चेंज क्या है वो हमको समझ में आता है, टाइम क्या है वो हमको समझ में आता है, पोजीशन की बात थोड़ी सी डिटेल में करनी पड़ेगी। जैसे कि तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहां पे है, जैसे बेटा तुम्हारा घर कहां पे? देवरी, बैठ के भी बता सकते हैं देवरी। किसी का घर आसपास में है कहीं पे? हाँ, कहां पे? ऐसे ही बताएगा, यही है, MS रोड पे है, ठीक है। अब जैसे इसने अपने घर के बारे, अब मान लो इससे कोई पूछता है कि तेरे घर पे आना है तो कैसे आएंगे, तो तू क्या बताएगा? इसके घर की छोड़ो, अपन अपने स्कूल की बात करते हैं। स्कूल पे आना है तो तुम क्या बोलोगे कि SP पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे आ जाना। पॉइंट समझ में आ रहा? इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि गंज का जो पार्क है वो कहाँ है, गंज का पार्क सबने देखा है, वो कहाँ है, तो वो बताने के लिए हमको कुछ एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि नेहरू पार्क से आगे आना, फिर सीधे मुड़ जाना। मैं क्या बता रहा हूँ वो समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है कि किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमको एक क्या चाहिए? हमेशा रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए? हमेशा। अगर मैं पूछता हूं ग्वालियर कितनी दूर है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? पता है किसी को? कितनी दूर है? नहीं, 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर है। पर इसने जो जवाब दिया तो इसने तो मोरेना के पॉइंट के हिसाब से दिया है ना। अगर कोई आदमी दिल्ली में बैठा है तो क्या वो बोल पाएगा कि ग्वालियर 35 किलोमीटर दूर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या जरूरी हो गया? जैसे रेफरेंस फ्रेम जरूरी था, वैसे ही रेफरेंस पॉइंट भी जरूरी है। किसके लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ के देखना क्या लिखा है उसमें। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, और इस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, वो तुम्हारे बुक में लिखा है। अच्छा, एक और बात करते हैं, एक बार रेफरेंस फ्रेम की एक और बात करते हैं, ठीक है। अब तुम, अच्छा सबसे पहले तो ये समझो कि जैसे कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है।
अगर कोई चीज गोल घूम रही है, गोल घूम रही है, ठीक है, जैसे मेले में जो झूला होता है वो गोल घूमता है ना, कोई चीज अगर गोल घूम रही है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये नहीं बोलते कि वो आगे और पीछे जा रही है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे ये जो घड़ी है, क्या इसकी सुई की सेकंड गोल घूम रही है, अब वो गोल घूम रही है तो वो इस तरीके से गोल घूम रही है कि उल्टा गोल घूम रही है, इस तरीके से। तो जो चीजें घड़ी के समान गोल घूमती हैं उनको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और जो उल्टा घूमेंगे उनको क्या बोलेंगे, एंटी। क्या समझ में आ रहा है तुमको, सबको समझ में आ रहा है? अब बताओ ये जो मार्कर है इसको मैं घुमा रहा हूं तो ये तुमको मोशन इसका कैसा दिख रहा है, बताना, क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? सबको पक्का? ठीक है, तुमको दिख रहा है। अब क्या ये सबके लिए क्लॉकवाइज है या किसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है? सोच के देखो, किसके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है? जो मेरे, समझ में आया? तो फिर वहां पे वो यहाँ पे कौन सी बात आ गई वापस से? तुम बोल रहे हो कि क्लॉकवाइज है, तो तुमने कहां से बोला कि हमारी नजर से तो क्लॉकवाइज? तो यहाँ पे वापस से किसकी बात आ गई? रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस, ये पॉइंट समझ में आया? तो सेम मोशन क्लॉकवाइज हो सकता है, सेम मोशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और कहां से। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में तो सबसे पहले तो मैंने तुमको बता ही दिया कि वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। स्टार्टिंग में सबसे पहली लाइन क्या लिखी है तुम देख लो। अब देखो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं वो तो ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अब मोशन जो है वो क्या है वो हम समझ चुके हैं कि एक चीज का अपने समय के साथ अपनी पोजीशन, अब उसको डिस्क्राइब करना हमको आना चाहिए। अभी तक हम मोशन के बारे में सिर्फ बात कर पा रहे थे, ठीक है। अब तुम देखो अगली हेडिंग में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करें, सामने वाले को कैसे बताएं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम क्रिकेट देखते हैं तो बॉलर बॉल फेंकता है तो वो लिखी आती है ना कि इतने की स्पीड से चली गई। हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो उसमें लिखा आता है कि अभी आप इतने की स्पीड से चल रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मोशन को डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए। जैसे तुमने मान लो एक पंखा बनाया मान लो, या फिर तुमने कोई भी चीज बनाई, तो तुम सामने वाले को कैसे बताओगे कि ये कितने से चल पाती है, इसको कैसे चलती है, ये कहाँ चलती है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मोशन को डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए। अब किसी भी चीज को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, सामने वाले को बताना चाहते हो, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी जिनकी मदद से हम सामने वाले को समझा पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला 50 की स्पीड से चल रही है, तो तुमको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है, तभी तो तुम समझ पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब हम मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हम समझेंगे कि मोशन किन किन चीजों से बना हुआ है, किन किन चीजों पर टिका हुआ होता है, तब जाके हम बात करेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करें। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें हैं, हम उनको देखते हैं कि वो क्या होती है। सबसे पहले तो बता देते हैं, डिस्टेंस तो तुमको पता ही होगा, अभी तक तो तुम थोड़ा बहुत जानते ही हो। डिस्टेंस क्या है? तो तुम बोलोगे कि कितनी दूरी कवर कर ली, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है। पर अब तुम्हारी नया क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो मैं बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहले तो तुम इसकी डेफिनेशन सुन लो, फिर तुमको शायद समझ में आ जाए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। जैसे कि तुम लोग, बेटा क्या हो गया, ये क्या है, क्या है? हाँ, जैसे कि तुम लोग कोचिंग जाते हो, ठीक है, तो मान लो तुम कोचिंग गए, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारी कोचिंग। अब तुम मान लो 5 से 6 कोचिंग जाते हो, तो जब तुम कोचिंग जाते हो, जैसे 5 बजे की कोचिंग है, तुम 4:50 पे घर से निकलते होगे क्योंकि 5 बजे कोचिंग पहुंच जाएंगी। तो जब तुम घर से कोचिंग जाते हो तो तुम सीधे सीधे चले जाते हो। मान लो घर से कोचिंग है 1 किलोमीटर दूर, कितनी भी हो सकती है, मैं तो एग्जांपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अभी हम घर से कहाँ पहुंच गए हैं? अब 5 से 6 की कोचिंग है, 6 बजे छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई तो तुमको मिल गए तुम्हारे दोस्त मिल गए, और 6 बजे का समय ऐसा है कि हल्की हल्की सी भूख लगने लगती है। तो तुमने अपने दोस्त से बोला कि थोड़ी सी भूख लग रही है, पेटीज खाने चल रहे हैं। तो दोस्त ने बोला ठीक है, मुझे भी लग रही है, चल रहे। तो अब तुम कोचिंग से डायरेक्ट घर नहीं गए, तुम चले गए कहीं पेटीज खाने,
जो कि मान लो कितना था, वो भी मान लो कितना था, 1 किलोमीटर दूर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो तुम यहाँ पे पेटीज खाने आ गए और फिर तुम चले गए अपने घर। अब बीच में और भी चीजें हो सकती हैं, पेटीज खाने चले गए, टिकिया पीने चले गए, जो भी है, तुमको एग्जाम्पल से मतलब है। और ये मान लो कितना है, 2 किलो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुमने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो तुम बता सकते हो कितना डिस्टेंस है? क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर किया तो तुम बोलोगे सर घर से कोचिंग का 1 किलोमीटर वो चले, फिर पेटीज खाने गए तो 1 किलोमीटर वो चल गए, और फिर घर आए तो 2 किलोमीटर और चलना पड़ा, तो 4 किलोमीटर हम चले। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब मान लो कि तुम अभी कोचिंग पे ही हो, अभी तुम कोचिंग पे ही हो, ठीक है, या फिर कोचिंग छोड़ो, अभी तुम यहाँ पे हो इस समय, मान लो अभी हम यहाँ पे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो तुम अभी घर नहीं पहुंचे हो, ये इसको मैं काट देता हूं, तो उस समय डिस्टेंस कितना है बेटा? तो तुम बोलोगे सर 2 किलोमीटर चलिए, कितना है डिस्टेंस? 2। इसको मैं अभी के लिए 1 किलोमीटर ही लगेगा, ठीक। डिस्टेंस कितना है? अगर हम घर से कोचिंग से पेटीज खा के वापस घर आए थे तो डिस्टेंस कितना हो गया? अब 3 किलोमीटर, मैंने 1 कम कर दिया। और अभी अगर हम पेटीज खा रहे हैं तो उस समय हमारा डिस्टेंस कितना है? अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा वो हमको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपने बीच में क्या किया वो सब भूल जाओ, आप अभी कहां हो और शुरू कहां से किया था। इनिशियल यानी कि शुरुआत वाला, फाइनल यानी कि एंड वाला। इनिशियल यानी कि शुरुआत वाला, फाइनल यानी कि, और उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी तुम पेटीज खा रहे हो तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, तो तुम बोलोगे सर 2 किलोमीटर। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना? तो तुम बोलोगे सर अभी हम यहाँ पे हैं, शुरुआत में यहाँ पे थे, इनिशियल और फाइनल में जो दूरी है वो कितनी है? 1 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर? कितना हो गया सर? समझ में आ रहा है? अब हम वापस अपने कहां पे आ चुके हैं? वापस अपने, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सोचो, क्या हम घर पे आ चुके हैं? क्या हमने शुरू भी घर से ही किया था? शुरू भी घर को किया, खत्म भी घर को किया, लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो इसका मतलब शुरुआत वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट दोनों कैसे हैं? उनके बीच में कोई भी दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस समय? कितना हो जाएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है आपने कितनी दूरी पूरी कवर करी है, उसमें हमको पूरी पिक्चर पता होनी चाहिए कि तुम कहां पे गए, फिर कहां पे गए, फिर कहां पे गए, फिर कहां पे गए, सब पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर तुमसे पूछते हैं डिस्टेंस कितना है तो तुमको पता होना चाहिए ना कि पहले कोचिंग गया था, फिर पेटीज खाने गया था, फिर घर आया। पर अगर सिर्फ क्या पूछा जाए? डिस्प्लेसमेंट, तो बीच वाली पिक्चर से कोई मतलब है? सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है कि अभी कहां हूं और शुरू किस किस को समझ में आ गया? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शुरू का और एंड वाले पॉइंट के बीच की दूरी। समझ में आ गई? तो अब तुमको अगर समझ में आया तो तुम बताओ कि जैसे कि इसमें कितना होगा बेटा? एक आदमी है, वो मान लो यहां से चलता है 3 किलोमीटर और फिर यहां से चलता है 4 किलोमीटर और फिर यहां पे वापस आ जाता है ये 1 किलोमीटर। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब तुमको बताना है कि जब वो इंसान डी पे आया होगा लौट के, तो उस समय उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना? आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं। आदमी ए से शुरू किया और एंड में डी पे आ गया है, उसका डिस्टेंस कितना है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 4 7 और 1 8। डिस्टेंस कितना हो गया? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? 3 पहले चला, फिर 4 चला, फिर 1 वापस आ गया, तो 3 और 4 7 और 1। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? किसने बोला 6? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया? शुरुआत में यहां पे था, एंड में कोई मतलब नहीं है कहां से आया कहां से आया, हमको कोई मतलब नहीं। हमको पिक्चर में क्या देखना है? बस शुरू कहां से किया था और
तो शुरू यहां से किया था, एंड यहां पे कर रहा है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? अगर ये 4 है तो ये कितनी बची? अगर ये 4 है तो ये कितनी बची? 3 और 3, समझ में आ रहा डिस्टेंस क्या है? और तो अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो क्या हम कर सकते हैं? चलो, अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो हम कर सकते हैं। अब तुमको एक सिंपल सी बात बतानी है। जैसे कि क्या हुआ कि एक बार एक लड़का था, उसके पापा उसको बम्बई घुमाने ले गए। ठीक है, बम्बई घुमाने ले गए तो बम्बई में उनके जब वो पहुंचे तो जब होटल लेने की बारी आई तो उसकी मम्मी ने जिद पकड़ ली कि होटल तो अच्छा ही वाला चाहिए, तुम हमेशा ले जाते हो, सस्ते सस्ते से होटल में रुकवा देते हो, मज़ा आता नहीं है, इस बार मुझे होटल अच्छा चाहिए। ठीक है, पहुंच गए तो वहाँ पे होटल लिया उनने, इतनी बड़ी बड़ी मंजिल वाला होटल। वहाँ पे मुंबई में तो इमारतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, अपने मुरैना में तो 2-3 मंजिल की हैं। वहाँ पे वो जो होटल था वो 30 मंजिल का होटल। उनको कमरा मिला 12वीं मंजिल पे। ठीक है, 12वीं मंजिल पे मिला, थोड़ा महंगा था, ले लिया पिताजी ने कि चलो घूमने आए, लड़का जिद कर रहा, लड़की और मम्मी भी जिद करे, ले लेते। 12वीं मंजिल पे लिफ्ट से गए, लौट के आए, घूमने गए तो बम्बई में, अब बम्बई की क्या है, चाट बहुत फेमस है, पानी पूरी, भेल और ये सब। तो तुमने बोला पापा पानी पूरी खानी है, पापा ने बोला खा ले, तुमने खा ली। बोले भैया कितने रुपए हो गए? और 200 रुपये। 200 रुपये? अरे हमारे मुरैना में तो 10 रुपये में पेट बच जाए, ये 200 रुपये कैसे हो गए? तुम्हारे पापा का हो गया दिमाग खराब। तुम्हारे पापा तुमको ऐसे घूरे जा रहे हैं कि तेरे चक्कर में 200 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए, अब तुम्हारे पापा तुमसे गुस्सा हो। ठीक है भैया, वापस आए होटल में आते समय वापस आए तो नीचे उसने बोला कि सर एक समस्या हो गई, जो लिफ्ट है वो खराब हो चुकी है, अब आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो जो पापा पहले से गुस्सा थे, उनका गुस्सा अब और बढ़ चुका है। अब क्या, ऊपर आए हैं तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। चलने लग गए, इतनी देर में चलने लग गए तो दूसरी मंजिल पे जब आए, तुमने बोला कि पापा एक जरूरी बात करनी थी। पापा ने बोला चुप रहे, बहुत दिमाग खराब है, अगर तूने कुछ भी बोला तो तेरी सुताई लग जाएगी। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। चलते गए 5वीं मंजिल पे आ गए। 5वीं मंजिल तक आते आते पिताजी की थोड़ी सी सांस फूलने लग गई। पापा एक जरूरी बात करनी है। तेरे से बोल दिया ना तू चुप रहे। मम्मी ने बोला कि अरे सुन लो ना क्या कह रहा है, तुम चुप हो जाओ, तुम ही इसको साथ देती हो, तुम्हारे चक्कर में आज ये हालत हुई है। मम्मी कह रही मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? फिर वो बेचारा कुछ नहीं बोला। चलते 8वीं मंजिल पे आए, पापा की सांसें जवाब देने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं। तुमने फिर से बोला कि पापा कुछ बोल। पापा ने बोला कि तू चुप हो जा, मेरे को कुछ भी नहीं सुनना है, तू चुपचाप चल दे, सांस फूल रही है, वैसे ही दिमाग खराब मत। 10वीं मंजिल पे आते आते क्या हुआ कि पापा जमीन पे बैठे रह गए, अब नहीं चढ़ा जा रहा। तुमने बोला पापा कुछ बोलना है, तो मम्मी ने बोला कि सुन लो ना, इतनी देर हो गई, क्या हो गया? बोल। पापा चाबी तो नीचे ही छोड़ा है। अब तुम बताओ, सबसे पहले तो उसमें बहुत चांटे पड़े। अब तुम बताओ कि नीचे कौन जाएगा नीचे? लड़का जाएगा ना उनका, पापा थोड़ी ना जाएंगे नीचे। अब तुम बताओ कि इस वाले केस में 12वीं मंजिल तक पहुंचते हुए पिताजी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लड़के ने कितना किया, और उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बताओ, सोच के बताओ। क्या कहानी सबको समझ में आई? किस किस को आई? ठीक है, अब तुमको क्या बताना है? पॉइंट समझ में आया कि अगर वो 12वीं मंजिल पे हैं, 12th फ्लोर, और 10वीं मंजिल पे आके उनको पता लगता है कि चाबी जो है वो नीचे ही रह गई, उसके साथ धोखा हो चुका है। तो तुमको क्या बताना है? ये तुम्हारा होमवर्क है सिंपल सा, कि तुमको लड़के का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। कब तक का? कमरे में पहुंचने तक का। ठीक है, और तुमको किसका कवर करना है? उसके पिताजी का। ठीक है, और तुम क्या मान लेना है कि एक फ्लोर जो है वो 1 मीटर का है, ऐसा कुछ भी मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको समझ में आया? तो होमवर्क क्या हो गया? पढ़ के आना अगला पेज और ये करके लाना, और जो भी मैंने पढ़ाया है वो एक बार ढंग से देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।